वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारे गोल्स, बहुत सारे कमबैक्स और उसी के साथ बहुत सारे रेड कार्ड्स और थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी, ये सारा कुछ देखने को मिला प्रीमियर लीग की गेम वीक 8 में। तो सारे मैचेस को लेके इन डिटेल में बात करेंगे ये वाले वीडियो में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्पर्स एंड वेस्ट हैम के बीच जो मैच था उसको लेके। तो मैंने प्रेडिक्शन वाले वीडियो में ये चीज कहा था कि ये मैच मुझे दिख रहा है कि आइदर स्पर्स जीतेगा या फिर मैच ड्रॉ होगा और हो सकता है कि एक हाई गोल स्कोरिंग मैच हो। तो ऐसा ही कुछ कुछ हुआ है और मैच में वेस्ट हैम, जैसा कि मैंने कहा था कि उनका इस सीजन बहुत ही खराब रहा है और ये मैच में भी वेस्ट हैम इक्वली पैथेटिक था। और उसी के साथ टॉटनहम के पास जो अटैकिंग प्लेयर है वो फिर से इस मैच में दिखा। उनके अटैक में एक फ्लूइडिटी है और उसके साथ बहुत ही पेसी एंड यंग टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनके अटैकिंग लाइनअप में। तो इसीलिए वो चीज देखने में अच्छा लगता है कोई भी न्यूट्रल फैन के लिए। और दूसरी चीज ये मैं कहा था आपसे कि कभी ना कभी मैच में स्पर्स मौका देती है सामने वाले टीम को मैच में वापसी करने के लिए, लेकिन ये मैच में आई मस्ट से कि स्पर्स ने उतना मौका नहीं दिया वेस्ट हैम को। और दूसरी बात तो ये, अगर वेस्ट हैम को मौका देते भी फिर भी वेस्ट हैम आई एम श्योर नाकामयाबी रहते, क्योंकि वेस्ट हैम का फुटबॉल में मतलब एकदम ही डिसजॉइंटेड फुटबॉल दे आर प्लेइंग और उसी के साथ कोई भी रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं जा रहा है। तो वेस्ट हैम के ऊपर एंड स्पेशली लोपेटेगुई के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। अगले गेम वीक में वेस्ट हैम के साथ हम लोग का ही मैच है, वो वेस्ट हैम का होम मैच है। तो आई मस्ट से कि इससे बेहतर और इससे अच्छा बढ़िया मौका नहीं मिलेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को वेस्ट हैम को हराने के लिए। लास्ट सीजन में अगर आप लोगों को याद है तो वो मैच में भी हम लोग ठीक ठाक ही खेले थे, वेस्ट हैम ऐसा कुछ खास नहीं खेला था। तो ड्यू टू इंजरी हम लोग के फर्स्ट 11 में स्पेशली सेंटर बैक में डिजरेबल फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक्स नहीं थे। तो मैच में कभी ना कभी हम लोग गलती कर चुके थे और उसके बदौलत वेस्ट हैम वो मैच जीत गया था। लेकिन उस वक्त वेस्ट हैम एक अलग टाइप का फुटबॉल खेल रहा था और उसी के साथ उस टाइम पे वेस्ट हैम रिजल्ट्स भी उनके फेवर में निकालने में कामयाब हो रहे थे। लेकिन अभी ये वेस्ट हैम लोपेटेगी के अंडर में एक अलग वेस्ट हैम दिख रहा है। भले ही वो लोग चाह रहे हैं कि और भी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड अटैकिंग फुटबॉल खेले, लेकिन जैसा कि मैंने प्रेडिक्शन वाले वीडियो में कहा था कि दूर दूर तक मुझे ये चीज दिखाई नहीं दे रहा है कि वेस्ट हैम अट्रैक्टिव एंड अटैकिंग फुटबॉल खेल सकते हैं। तो वही चीज ये मैच में भी फिर से देखने को मिला फ्रॉम वेस्ट हैम, दे वर पैथेटिक। और दूसरी तरफ वी हैव टू प्रेज स्पर्स की पिछले गेम वीक में ब्राइटन के साथ एक थ्रिलर मैच हारने के बाद वो लोग कॉन्फिडेंस उन लोग का डाउन नहीं हुआ और ये मच नीडेड विक्ट्री इन फ्रंट ऑफ द होम फैंस, इट वाज मच नीडेड फॉर देम। और उसी के साथ एक बहुत ही बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री फॉर स्पर्स। तो इसीलिए ये मैच में स्पर्स को आपको क्रेडिट देना होगा। भले ही वेस्ट हैम अच्छा नहीं खेला लेकिन फिर भी यू कैन नॉट टेक अवे द क्रेडिट फ्रॉम स्पर्स। तो इस मैच को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है? जितने भी सारे पॉइंट्स में मैंने बातें किया उसमें आप लोगों का क्या ओपिनियन है ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं फुलहम वर्सेस एस्टन विला। तो देखिए ये मैच मैंने ये प्रेडिक्शन वाले वीडियो में कहा था कि फुलहम को हराना उतना आसान नहीं है, स्पेशली जब फुलहम के होम में ये मैच होता है। तो ये मैच में भी फुलहम नेक टू नेक फाइट दे रहे थे। एक वक्त तक एस्टन विला के ऊपर भी प्रेशर बन रहा था, फुलहम ने एक गोल स्कोर भी कर दिया था, लेकिन एस्टन विला ने कमबैक करके ये मैच जीत गए और उसी के साथ दोनों ही टीम के एक एक प्लेयर को रेड कार्ड देखना पड़ा। तो ये वाले गेम वीक में पहले ही दिन में मतलब सैटरडे में जितने भी सारे मैचेस थे, सारे मैचेस में हम लोग को कुल मिला के 5 रेड कार्ड देखने को मिला, जो कि बहुत ही रेयर फिनोमिनल है। तो ये मैच में भले ही रेड कार्ड दोनों ही टीम में से एक एक को देखना पड़ा, लेकिन फिर भी उसका असर गेम में उतना पड़ा नहीं कि एस्टन विला वंस दे गॉट बैक इनटू द गेम, उसके बाद एस्टन विला दे टूक अवे द गेम from Fulham. In the end, it was a comprehensive victory against a very difficult team like Fulham. तो एस्टन विला के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो ये सीजन में हम लोग थोड़ा बहुत डाउट कर रहे थे क्योंकि चैंपियंस लीग भी उन लोग को मैनेज करना है, लेकिन चैंपियंस लीग के साइड बाय साइड वो लोग बहुत अच्छी तरीके से ये सीजन में इंग्लिश प्रीमियर लीग में उन लोग को एक स्टार्ट मिला है। तो एस्टन विला को लेके और फुलहम को लेके आपका क्या मानना है, आपका क्या राय है इस मैच को लेके, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्रेंटफोर्ड वाला जो मैच था उसको लेके। तो देखिए, तो हम लोग एज ए यूनाइटेड फैन भूल ही गए थे कि जीतना क्या होता है, जीतने का फीलिंग क्या होता है। तो बहुत दिन बाद लग
रहा है कि ये मैच हम लोग जीते और उसी के साथ जीतने वाला जो फीलिंग है, वो हैप्पी वाला जो फीलिंग है, वो फिर से हम लोग महसूस किए और उसके लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को और एरिक टेन हाग को आपको क्रेडिट देना होगा क्योंकि तो ये मैच में आई मस्ट से कि इट इज़ अ टेल ऑफ टू हाल्फ्स क्योंकि पहले हाफ में कुछ और टैक्टिक्स दिख रहा था फील्ड में और दूसरे हाफ में कुछ और टैक्टिक्स दिख रहा था। ये तो कहने वाली कोई बात नहीं है कि ये मैच शुरू होने से पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर और एरिक टेन हाग के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर था और मीडिया में भी कितना ज़्यादा नेगेटिविटी चल रहा था और 5 घंटे हो चुके थे इंग्लिश प्रीमियर लीग में जहाँ पे हम लोग कोई भी गोल स्कोर नहीं किए थे। तो ये मैच में ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट में भी ये मैच कभी भी एक आसान सा मैच नहीं होने वाला था। ऐसा ही कुछ मैं प्रेडिक्शन वाला वीडियो में भी कहा था कि स्पेशली मिडफील्ड में जब कोबी मेनू नहीं है, उगारते भी स्टार्ट शायद नहीं करेगा, तो एरिक्सन एंड कैसेमीरो को देखने को मिल सकता है ये मैच में और वही हुआ। एरिक्सन एंड कैसेमीरो ने ही स्टार्ट किया। तो उसी दौरान हम लोग सोच रहे थे कि ब्रेंटफोर्ड के साथ हम लोग कैसे मैनेज करेंगे क्योंकि ब्रेंटफोर्ड के पास एक रिकॉर्ड है अभी तक ये वाले प्रीमियर लीग में कि वो लोग सारे मैचेस चालू होते ही विद इन अ मिनट और 2 वो लोग एक गोल स्कोर कर देते हैं। तो हम लोग के साथ वो लोग ऐसा अगर कर देते हैं तो हम लोग शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर चले आएँगे। तो ऐसा कुछ माइंडसेट लेके और क्या होगा ये तो पता ही नहीं था हम लोग को, तो ऐसा कुछ माइंडसेट लेके हम लोग ये मैच देखना चालू किए थे। पहले हाफ में पहले मिनट से ही आई मस्ट से कि ब्रेंटफोर्ड वर लुकिंग द बेटर टीम और 20 मिनट तक ब्रेंटफोर्ड ही खेल रहा था क्योंकि देख के लग रहा था कि इट वाज़ ईज़ियर फॉर देम टू पास अराउंड एंड अटैक अस और दूसरी तरफ हम लोग थोड़ा डिसजॉइंटेड लग रहे थे। हम लोग का जो प्रेसिंग है वो भी थोड़ा डिसजॉइंटेड था और उसी के साथ पहले 20 मिनट में जब ब्रेंटफोर्ड के पास बॉल पोजीशन भी था, वो लोग 2-3 चांसेस भी क्रिएट कर चुके थे। शॉट ऑन टारगेट एक ही था उन लोगों के पास जो कि 10 मिनट के अंदर ही आ गया था एंड आई मस्ट से इट इज़ अ ब्रिलियंट सेव फ्रॉम आंद्रे ओनाना। हो ही सकता था कि वो वाला गोल हो जाए क्योंकि वो बॉल डीप हो रहा था, लेकिन ओनाना ने वो बहुत ही अच्छा एक सेव निकाला और उसके बाद अगर मैं पहले 20 मिनट की स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो उन लोगों के पास 78% बॉल पोजीशन था। जी हाँ, 78%। कैन यू इमेजिन अ मैच व्हिच इज गोइंग ऑन एट ओल्ड ट्रैफोर्ड, पहले 20 मिनट में ब्रेंटफोर्ड के पास 78% पोजीशन था। दूसरी तरफ एक शॉट ऑन टारगेट था। तो मैच में हम लोग थोड़ा बहुत अंडर प्रेशर तो आ रहे थे और दूसरी तरफ हम लोग का जैसा कि मैंने कहा कि प्रेसिंग बिल्कुल ही खराब था, डिसजॉइंटेड था। तो इसलिए हम लोग पहले हाफ में हम लोग का जो टैक्टिक्स था वो थोड़ा बहुत ट्रांजिशनल फुटबॉल या प्रैग्मेटिक फुटबॉल ऐसा ही कुछ था कि अगर ब्रेंटफोर्ड बॉल लूज करते हैं तो वहां से हम लोग एक क्विक ट्रांजिशन में एक काउंटर अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही कुछ क्लियर कट प्लानिंग था पहले हाफ में जो हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, अप टू द मार्क नहीं थे। हाँ, इधर उधर थोड़ा बहुत चांसेस क्रिएट किए थे आफ्टर दैट 20 मिनट मार्क। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत फेजेस वाइज हम लोग बॉल पोजीशन होल्ड कर रहे थे, बिल्डिंग फ्रॉम द बैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बिल्डअप नहीं हो रहा था क्योंकि हम लोग फास्ट ट्रांजिशनल फुटबॉल खेलने की कोशिश कर रहे थे हर वक्त क्योंकि ब्रूनो के पास बॉल आ रहा था। ब्रूनो एक थ्रू बॉल निकालने की कोशिश कर रहा था फर्स्ट टाइम और मार्कस राशफोर्ड एंड गार्नाचो दोनों रन बना रहे थे। तो आई मस्ट से अगर मैं पहली हाफ की परफॉर्मेंस की बात करूं तो गार्नाचो के पास 2-3 चांसेस थे, हाफ चांसेस थे जहां पे गार्नाचो कुछ करने की कोशिश कर रहा था। मार्कस राशफोर्ड सो था पहले हाफ में। पहले हाफ में ब्रूनो भी उतना कुछ खास नहीं था और उसी के साथ कैसेमीरो एंड एरिक्सन भी पहले हाफ में थोड़ा बहुत फ्लैट दिख रहे थे। तो पहले हाफ में अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो डिफेंस वाइज हम लोग एक अच्छा डिफेंस पोर्ट्रे कर रहे थे, लेकिन पहले हाफ में डिलीट के साथ जो इंसिडेंट हुआ कि वो पहली बात तो ये कि मुझे समझ में नहीं आया कि वो कैसे फाउल हो गया, हम लोगों ने कैसे वो फाउल कर दिया। एक्चुअली वो फाउल हम लोगों को मिलना चाहिए था क्योंकि डिलीट ने बॉल विन करने के लिए डिलीट हेड देने के लिए आगे गया था। तो वहां पे अगर वो उसको पता नहीं कि सामने वाला जो प्लेयर है वो अपना नी हाई कर रहा है, तो इसीलिए वो फाउल मेरे ख्याल से वो ब्रेनफोर्ड को नहीं मिलना चाहिए था, वो हम लोग को मिलना चाहिए था। लेकिन क्या करे, इट इज व्हाट इट इज। लेकिन उसके बाद वो इंजरी की वजह से डिलीट का जो ब्लड निकलना चालू हुआ सर से वो बंद ही नहीं हुआ क्योंकि हम लोग का जो मेडिकल टीम है वो लोग महान लोग हैं और वो लोग मतलब फील्ड में जाके एमेचरिस्ट बिहेवियर कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि
उन लोगों को मालूम नहीं, अगर ठीक से ये स्टिच नहीं किया जाता है, तो ऑब्वियसली फिर से वहाँ से ब्लड स्पिलेज होगा और वही चीज़ बार-बार देखने को मिला। मतलब मुझे तो याद नहीं कि इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसे एक लीग में एक मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे टीम खेल रहा है और वहाँ पे कौन से मैच में लास्ट टाइम हम लोग को ऐसा कुछ देखने को मिला था कि हम लोग का एक प्लेयर ब्लीड हो रहा है और उसके बाद उसको बार-बार हम लोगों को फील्ड से बाहर ले जाके उसको ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है। जब पहले बार वो चोट लगा था, उस वक़्त ही तो गेम रुका हुआ था ना, तभी उसको बाहर ले जाके तभी पहले बार में ही अच्छा खासा स्टिच कर देना चाहिए था। अगर वो चीज़ तब टेक केयर कर लेते हम लोग का जो मेडिकल स्टाफ है, वो चीज़ अगर वो लोग कर देते, एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ जो स्टॉपेज टाइम में जो हम लोग गोल कंसीड किए, क्योंकि डिलीट फील्ड में नहीं था और 10 मैन हम लोग थे एंड 10 मैन अगेंस्ट अ टीम लाइक ब्रेंटफोर्ड, नॉट ब्रेंटफोर्ड, इंग्लिश प्रीमियर लीग में कोई भी टीम के अगेंस्ट में अगर आप 10 मैन खेल रहे हो तो कॉर्नर डिफेंड करना उतना आसान नहीं है। और दूसरी बात तो ये कि डिएगो डालोट ने अपना जो पोजीशन है वो फिर से उसमें गड़बड़ी कर दी और उसके फिर से एक मैन छूट गया, तो एक फ्री हेडर मिल गया उन लोगों को और वहां से वो लोग एक गोल मार के चले गए। तो देखिए, जो मैं कह रहा था कि पहले हाफ में पहले 20 मिनट तक ब्रेंटफोर्ड वर द बेटर टीम, लेकिन उसके बाद से हम लोग मैच पे धीरे-धीरे कंट्रोल गेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस वक़्त अगर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले हम लोग ऐसे एक एमेचरिश डिसीजन के वजह से फ्रॉम आवर मेडिकल टीम एक गोल कंसीड कर लेते हैं बिफोर दैट हाफ टाइम मार्क, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि हाफ टाइम में जो टीम टॉक देने वाले थे एरिक टेन हैग, वो उसका जो नैरेटिव है वो एकदम से चेंज हो जाता है और टीम का जो मोरल है वो भी डाउन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को मतलब और भी थोड़ा प्रोफेशनली हैंडल करना होगा और ये हैंडल करना भी चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूँ उस चीज़ को देख के। मतलब मज़ाक चल रहा है क्या? पिच पे जाके आप बार-बार एक प्लेयर को उठा के कॉल ऑफ करके आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो कि उसके ब्लड जो स्पिलेज हो रहा है उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो और वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पे अगर आप गोल कंसीड करते हो तो प्लेयर्स फ्रस्ट्रेटेड होंगे। रूट वॉन निस्टेलरॉय भी फ्रस्ट्रेटेड था, एरिक टेन हैग भी फ्रस्ट्रेटेड था, दोनों को ही उस वक़्त कार्ड मिला कि ये तो फुटबॉल में रूल है ना, आप तो रूल को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका स्पिलेज हो रहा है, तो रेफरी कैन नॉट अलाउ यू ऑन दैट फील्ड। तो इसीलिए अगर आप ब्लाइंड फैन हो, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ समझना होगा कि वहाँ पे रेफरी का कोई दोष नहीं था। भले ही रेफरीज़ का बहुत ज़्यादा दोष रहता है, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ वो लोग पैदा करते हैं हर एक गेम वीक में। इस गेम वीक में भी वो लोगों ने किया, लेकिन वो वाला डिसीजन बिल्कुल ही सही डिसीजन था। तो वहाँ पे एक गोल कंसीड करने के बाद मुझे मालूम नहीं एरिक टेन हैग हाफ टाइम में टीम टॉक क्या दिया, लेकिन सेकंड हाफ में जब मैच चालू हुआ तो पहले मिनट से वी वर पम्प्ड अप और यही एक्सपेक्टेड है फ्रॉम अ टीम लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि हम लोग का स्क्वाड उतना भी खराब नहीं है जितना खराब हम लोग रिसेंट टाइम में खेल रहे हैं, स्पेशली दिस सीजन में इंग्लिश प्रीमियर लीग में। जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि 5 घंटा एक टाइम फ्रेम हो गया था जहां पे हम लोग एक भी गोल स्कोर नहीं किए थे इंग्लिश प्रीमियर लीग में। हम लोग कुछ-कुछ मैचेस में क्लीन शीट मेंटेन कर रहे थे और लेकिन फिर भी गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे। तो भले ही बहुत ज़्यादा चांसेस हम लोग क्रिएट कर चुके थे हर एक मैच में, लेकिन फिर भी गोल कन्वर्शन रेट हम लोग का बहुत ही खराब है। गोल कन्वर्शन रेट में हम लोग टेबल से बिल्कुल ही बॉटम 3 के अंदर है। तो इसीलिए गोल मारना बहुत ही ज़रूरी था, हम लोग के प्लेयर्स के लिए भी बहुत ही ज़रूरी था। तो सेकंड हाफ में एकदम ही पम्प्ड अप होके हम लोग मैच शुरू किए और सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत एक ट्वीक भी किया एरिक टेन हैग ने। डिएगो डालोट को एरिक टेन हैग ने अलाउ किया कि बोला कि हाँ, तू ऊपर जा और थोड़ा बहुत अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर अटैकिंग थर्ड पे। तो डिएगो डालो वो चीज़ कर रहा था और उसी के साथ डिएगो डालो इन्वर्टेड रन भी बना रहा था एंड एज़ ए इन्वर्टेड मिडफील्डर खेल रहा था। तो ये चीज़ एक थोड़ा बहुत ट्वीक करने के बाद सेकंड हाफ में हम लोग और भी ज़्यादा अच्छा खेलने लगे और दूसरी बात तो ये सेकंड हाफ में हम लोग का वो मेंटालिटी, वो हंगर दिखा, वो ज़िल दिखा कि हाँ, ये मैच हम लोग हाथ से फिसल नहीं सकते फिर से, ये मैच में हम लोग को हर हाल में 3 पॉइंट चाहिए। तो वो हंगर दिखा सेकंड हाफ में और सेकंड हाफ में हम लोग का जो प्रेसिंग है, जो पहले हाफ में डिसजॉइंटेड था, सेकंड हाफ में एक कोऑर्डिनेटेड प्रेस हम लोग को देखने को मिला। सेकंड हाफ में हम लोग एज़ अ टीम खेलने आए एंड आई मस्ट से सेकंड हाफ में जो फुटबॉल हम लोग खेले, इट इज़ द बेस्ट फुटबॉल वी प्लेड टिल नाउ इन दिस सीजन। तो सेकंड हाफ जब शुरू किए और शुरू में ही हम लोग इक्वलाइजर गोल मार दिए, तो इंटर ओल्ड ट्रैफोर्ड इरप्टेड, इंटर ओल्ड ट्रैफोर्ड जाग गया और उसके बाद प्लेयर को बैक करना चालू कर दिया। तो ऐसा जब एटमॉस्फेयर हो जाता है तो प्लेयर को भी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ, हम लोगों ने एक गोल स्कोर कर दिया, मैच में वापसी कर दिए एंड एंटायर क्राउड इज बिहाइंड अस। तो ये चीज़ होना चाहिए और ये चीज़ देखने के लिए ही ओल्ड ट्रैफोर्ड में लोग जाते हैं।
सभी को मालूम है कि एलेक्स फर्गुसन का एक फेमस कोट है कि ओल्ड ट्रैफर्ड में लोग आते हैं यादें बनाने के लिए। ओल्ड ट्रैफर्ड से जब आप उनको भेजते हो फिर से घर, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको थोड़ा बहुत खुशियाँ मिले। उन लोगों को थोड़ा बहुत खुशियाँ मिले ताकि वो लोग एक मेमोरी, एक हैप्पी मेमोरी क्रिएट कर सकें। इसीलिए हर एक फैन के लिए आपको वो गेम खेलना होगा, आपको वो ईगरनेस, आपको वो मेंटालिटी, आपको वो कैरेक्टर शो करना होगा। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सीजन वो चीज़ ओल्ड ट्रैफर्ड में हम लोगों को देखने को मिला फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। सेकंड हाफ में जब ये वो इक्वलाइजर गोल मार दिया, इट वाज़ अ बैंगर, इट वाज़ अ हेल ऑफ अ गोल। मार्कस राशफोर्ड ने, भले ही मार्कस राशफोर्ड का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंसेस आता है जब वो लेफ्ट विंग में खेलता है। कल वाले मैच में वो राइट विंग में खेल रहा था, लेकिन कल वाले मैच में मार्कस राशफोर्ड का जितनी बहुत पासिंग था और जितना भी कोशिश वो कर रहा था, इट वाज़ टॉप नॉच। और उसी के साथ मार्कस राशफोर्ड के अगेंस्ट में हम लोग और एक कंप्लेन करते हैं कि जब ऑफ द बॉल उसका रन उतना अच्छा नहीं है, वो मैन मार्क नहीं करता। कल वो चीज़ में उसको काम करते हुए हम लोग देखे। जब डिएगो डालो ऊपर जा रहा था, तो राइट बैक वाला जो वॉइड क्रिएट हो रहा था, उसको फिल अप करने के लिए मार्कस राशफोर्ड वाज़ प्लेइंग एज़ ए राइट बैक। और उसी के साथ मार्कस राशफोर्ड का ऑफ द बॉल मूवमेंट भी बहुत बढ़िया था। और उसी के साथ पहला वाला गोल में मार्कस राशफोर्ड की आप जितनी तारीफ करो उतना कम है। उसने जो थ्रू बॉल डाला, जो लॉन्ग थ्रू बॉल डाला, मतलब एकदम पिच परफेक्ट बॉल था। और गर्नाचो का जो फर्स्ट टच, मतलब गर्नाचो ने टच नहीं लिया, फर्स्ट टच में उसने फिनिश कर दिया। दैट टच वाज़ टू क्लासी। तो वो गोल आने के बाद, जैसा कि मैं कह रहा था कि ओल्ड ट्रैफोर्ड इरप्टेड, और उसी के साथ ओल्ड ट्रैफोर्ड का जो एम्बियंस है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया और हम लोग एक के बाद एक अटैक करते गए। पहले हाफ में जो फुटबॉल हम लोगों से नहीं देखने को मिला वो सेकंड हाफ में देखने को मिला। सेकंड हाफ में हम लोग व्हाइल अटैकिंग हम लोग बॉल जीत रहे थे, डुअल जीत रहे थे। बहुत बार ऐसा हुआ कि ब्रेंटफोर्ड को हम लोग ऑफ गार्ड कॉट कर रहे थे उनके हाफ में। और उसी के साथ जब ब्रेंटफोर्ड अटैक करने की कोशिश कर रहा था, दे वर नॉट बीइंग एबल टू गेट आउट फ्रॉम देयर हाफ। उस वक्त हम लोग कोऑर्डिनेटेड प्रेस करके बॉल विन कर रहे थे और वहां से फिर से बिल्डअप कर रहे थे। और उसी के साथ प्लेइंग फ्रॉम द बैक भी हम लोग को देखने को मिल रहा था। पीछे से भी हम लोग बढ़िया बिल्डअप कर रहे थे। आंद्रे ओनाना को भी आपको क्रेडिट देना होगा। पहले हाफ में उसने एक सेव किया, सेकेंड हाफ में बेयरली उसने कोई सेव निकाला, लेकिन उसी के साथ उसका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत बढ़िया था। और एक प्लेयर को आपको बहुत क्रेडिट देना होगा, वो है हॉयलैंड। हॉयलैंड को ये मैच में देख के लगा कि हाँ, वो अभी मैच फिटनेस मिल गया है। तो उसका पहले हाफ में भी गेम अच्छा था। उसी के साथ वो डीप डाउन आके डुअल्स जीतने की कोशिश कर रहा था, कभी-कभार डुअल्स जीत भी रहा था और बढ़िया-बढ़िया टर्न्स लेके वो ब्रेंटफोर्ड की बैकलाइन को स्ट्रेच कर रहा था थ्रू थ्रू बॉल्स। तो इसीलिए हॉयलैंड का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये टीम में वो चीज़ फिर से देखने को मिला। ये फुटबॉल ज़र्गज़ी प्रोवाइड नहीं करता ऑब्वियसली, क्योंकि उसका प्रोफाइल अलग है। तो कल एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला फ्रॉम हॉयलैंड। तो एक बार जब हम लोग मैच में इक्वलाइज कर चुके थे, तो उसके बाद हम लोग अगेन एंड अगेन अटैक कर रहे थे और हम लोग थक नहीं रहे थे बिल्कुल ही। प्रेशर बढ़ता जा रहा था ब्रेंटफोर्ड के ऊपर, तो हम लोग को लग ही रहा था कि अभी हम लोग एक गोल स्कोर कर देंगे और वही हुआ। उसके बाद 2-3 चांसेस हम लोग क्रिएट किए थे, लेकिन उसमें हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाए। लेकिन ज़्यादा टाइम भी नहीं लिए हम लोग सेकंड गोल स्कोर करने में। एक बढ़िया सा बिल्डअप हुआ फ्रॉम द बैक और उसी के साथ एक शानदार सा क्लासी फ्लिक किया ब्रूनो फर्नांडिस ने हॉयलैंड को। हॉयलैंड मेड अ रन बिहाइंड द ब्रेंटफोर्ड बैकलाइन और उसी के साथ हॉयलैंड का पहला टच भी बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद बॉल कंट्रोल करके उसने गोलकीपर के ऊपर से चिप मार दिया और उसी के साथ सेकंड गोल मिल गया हम लोग को। इट वाज ओवरऑल अ क्लासी गोल, इट वाज अ बैंगर। और उसी के साथ आई मस्ट से रूट वैन निस्टेलरॉय विल बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ हॉयलैंड। तो सेकंड गोल एंड पहला गोल, दोनों ही गोल वाज प्योर क्वालिटी एंड प्योर क्लास। यही चीज मिसिंग था पिछले जितने भी सारे मैचेस में। हम लोग नील नील ड्रॉ भी निकाले थे, वो सारे मैचेस में आप अगर देखो, भले ही हम लोग बहुत ज्यादा चांस क्रिएट कर रहे थे, लेकिन फिर भी वी लैक्ड दैट क्वालिटी, वी लैक्ड दैट क्लास। तो यही चीज एट द एंड डिफरेंस क्रिएट करता है एक छोटे टीम या फिर एक कंपैरेटिवली वीकर टीम्स के साथ एक बड़े टीम का। तो यही चीज हम लोग को डे बाय डे करना होगा और उसी के साथ कंसिस्टेंसी लानी होगी परफॉर्मेंस में, तभी जाके कुछ बात बनेगा। क्योंकि जैसे सेकंड हाफ में हम लोग खेले, वही फुटबॉल एक्सपेक्टेड है फ्रॉम अ टीम लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड और वही फुटबॉल देखने के लिए ओल्ड ट्रैफोर्ड में सब लोग जाते हैं। हम वीकेंड में घर में बैठ के
फुटबॉल देखते हैं कि सेकंड हाफ में जैसे कि मैं कह रहा था कि वो ज़िल दिख रहा था और वो कोऑर्डिनेटेड प्रेस हम लोग कर रहे थे हाई लाइन जाके, मतलब लिसांद्रो मार्टिनेज, मुझे डर लग रहा था कि लिसांद्रो मार्टिनेज लेफ्ट बैक में कैसा खेलेगा, लेकिन आई मस्ट से ही हैड अ वेरी गुड मैच। वो लेफ्ट बैक में भी बहुत ऊपर जाके ब्रेंटफोर्ड के हाफ में डुअल जीत रहा था और उसी के साथ अच्छा-अच्छा पासेस खेल रहा था और हम लोग एक के बाद एक अटैक क्रिएट कर रहे थे। गर्नाचो वाज़ वेरी, वेरी गुड। मेरे लिए तो मैन ऑफ द मैच गार्नाचो ही होगा और उसी के साथ हॉयलैंड एंड मार्कस राशफोर्ड भी बहुत बढ़िया था। सेकंड हाफ में ब्रूनो वाज़ आल्सो गुड और उसके साथ आई मस्ट से कैसेमीरो एंड एरिक्सन पुट अप अ ब्रिलियंट डिस्प्ले इन द सेकंड हाफ। और उसके बाद जब ज़र्क्ज़ी आया तो ज़र्क्ज़ी आने के बाद भी हम लोग 2-3 चांसेस क्रिएट किए थे। एक तो बहुत ही बढ़िया चांस मार्कस राशफोर्ड ने क्रिएट करके दिया था ज़र्क्ज़ी को एंड आई मस्ट से कि ही शुड हैव फिनिश दैट गोल, लेकिन उसने वो नहीं कर पाया। तो ज़र्क्ज़ी को देख के थोड़ा आउट ऑफ टच लगा। ज़र्क्ज़ी को और भी थोड़ा वक़्त चाहिए टू जेल अप इन अ लीग लाइक इंग्लिश प्रीमियर लीग, क्योंकि पहले मैच में जो फुलहैम के साथ भी उसने गोल दिया था, उसमें भी वो गोल ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं दिख रहा था ज़र्क्ज़ी को। तो इसीलिए ज़र्क्ज़ी को मेरे ख्याल से जेल इन करने में थोड़ा वक़्त लगेगा। ही इज़ स्टिल यंग। इसी के साथ आई मस्ट से मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स दे हैड अ वेरी गुड गेम। सेकंड हाफ में लास्ट में जाते हुए हम लोग कैसेमीरो को सब कर चुके थे, क्योंकि कैसेमीरो को मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत क्रैम्प का इश्यू हो रहा था। तो उगार्ते को हम लोग लाए, तो उगार्ते भी जितना वक़्त खेला अच्छा ही खेला और उसी के साथ मज़्री को भी हम लोग को देखने को मिला। जॉनी इवंस येलो कार्ड में था और जॉनी इवंस के साथ हम लोग 90 मिनट्स नहीं खेल सकते, तो ऑब्वियसली हम लोग को सब करना था। तो मज़्री को भी हम लोग लेफ्ट बैक पोज़ीशन में खिलाए। तो आई मस्ट से कि थोड़ा बहुत मज़्री को हम लोग लेफ्ट बैक में देखे, लेकिन मेरे ख्याल से डिएगो डैलो से उसने बेहतर खेला एज़ ए लेफ्ट बैक और डिएगो डैलो एट द एंड हैड अ वेरी गुड गेम एज़ ए राइट बैक। तो मेरे ख्याल से अगले मैच से हम लोग को मज़्री को लेफ्ट बैक में खिलाना चाहिए और डिएगो डैलो को राइट बैक में। तो स्पीकिंग ऑफ डिएगो डैलो के पास भी 2 ब्रिलियंट चांसेस थे। उसमें तो एक चांस में से उसको गोल स्कोर करना चाहिए था, जहाँ पे उन्होंने एक बढ़िया-सी लॉन्ग थ्रू बॉल प्रोवाइड किया था डिएगो डैलो को। डिएगो डैलो वाज़ एबल टू मेक अ रन बिहाइंड देयर डिफेंस लाइन एंड उसने वो बॉल रिसीव भी कर लिया था और उसके बाद फिनिश करते वक़्त उसने चूक गया, क्योंकि गोलकीपर फ्लेकिन जो है वो थोड़ा बहुत आगे आ चुका था और पीछे वाला डिफेंडर भी पीछे से उसको टैकल कर रहा था, तो उसने अपना बैलेंस संभाल नहीं पाया और इसी की वजह से वो तीसरा गोल जो है वो हम लोग स्कोर नहीं कर पाए। 5 घंटे का लंबा गोल का जो सूखा चल रहा था वो एट द एंड खत्म हुआ एंड ओल्ड ट्रैफोर्ड में ही हुआ और 2 क्लासी एंड बैंगर गोल्स के साथ ही हुआ। तो इन द एंड ओवरऑल इट इज़ अ वेरी, वेरी गुड गेम वी हैड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई मस्ट से और उसी के साथ ओल्ड ट्रैफोर्ड में 3 पॉइंट हम लोगों को मिला आफ्टर दैट फुलहैम गेम। तो इसीलिए ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था हम लोगों के लिए। अभी हम लोग को ऐसे ही फुटबॉल खेलना होगा, हम लोग और ज़्यादा स्लीप अप नहीं कर सकते और एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखना होगा कि एक मैच जीतने के बाद हम लोग को ग्राउंडेड रहना होगा। हम लोग को 4-5 मैचेस अभी लगातार जीतनी होगी, तब जाके कुछ मोमेंटम हम लोग गेन कर सकते हैं। तो इसी मैच के ऊपर अभी हम लोग को बिल्ड अप करना होगा आगे वाले मैच में। जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि वेस्ट हैम के साथ अवे मैच है और इससे ज़्यादा बढ़िया मौका नहीं मिलेगा हम लोग को वेस्ट हैम को हराने का। जो रिसेंट टाइम्स में हम लोग वेस्ट हैम में अवे मैच में हम लोग अच्छा नहीं खेले थे। तो ये मैच हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मिड वीक में भी यूरोपा लीग है, जहाँ पे फेनेर्बाचे के साथ एक मैच होगा, वो भी एक अवे मैच है एंड उस तरफ होसे मौरिन्हो होगा। तो मालूम नहीं वो मैच में क्या होगा, लेकिन आई मस्ट से कि इट विल बी एन इंटरेस्टिंग मैच। तो देखते हैं वो मैच में क्या करते हैं हम लोग और उसी के साथ अगले गेम वीक में वेस्ट हैम के साथ क्या कर पाते हैं। इस मैच के बाद क्या हम लोग एक मोमेंटम बिल्ड कर सकते हैं इसके ऊपर, तो ये चीज़ देखना होगा। तो ये मैच को लेके आप लोग का क्या मानना है? अगर आप यूनाइटेड फैन हो तो ऑब्वियसली आई मस्ट से कि यू फील रिलीव्ड आफ्टर दिस मैच। थोड़ा बहुत खुशी तो मिली होगी सेकंड हाफ में, स्पेशली सेकंड हाफ में ये मैच देखने के बाद। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आप लोगों का क्या राय है इस मैच को लेके? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्राइटन एंड न्यूकासल। तो देखिए ये मैच मैंने नहीं देखा, तो इस मैच की हाइलाइट्स देख के ओपिनियन देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ओवरऑल हाइलाइट्स देख के मैं यही चीज़ कह सकता हूँ, न्यूकासल फैन्स विल बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि बैक टू बैक गेम वीक में वो लोग हार गए। पहले गेम वीक से वो लोग जो थोड़ा बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो चीज़ में थोड़ा-सा सेटबैक आया है। एक परफॉर्मेंस वाइज़ भी एक डिप आया है, तो इस चीज़ में उन लोगों को काम करना होगा। तो देखते हैं क्या होता है इस मैच को लेके, आप लोगों का क्या ओपिनियन है? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं साउथहैम्पटन वर्सेस लेस्टर। तो देखिए इस मैच को लेके जब प्रेडिक्शन वाले वीडियो में बनाया था, तो उसमें मैंने ये चीज़ कहा था कि इस मैच में मुझे लगता है कि क्लियर कट विनर एक ही है, वो है लेस्टर।
लेस्टर, लेकिन ये मैच में ऐसा नहीं हुआ। ये मैच में सरप्राइजिंगली साउथहैम्पटन वर द बेटर टीम, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। उन्होंने 2 गोल स्कोर करके लेस्टर के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर चुके थे, लेकिन आई मस्ट से कि लेस्टर को वो क्रेडिट देना होगा कि वो लोग ये मैच में कमबैक करके एक शानदार जीत उन लोगों को मिला। जो थर्ड वाला विनिंग गोल है वो बहुत ही लेट गोल था। इसी के साथ आई मस्ट से कि लेस्टर से ये एक्सपेक्टेड था कि लेस्टर साउथहैम्पटन को हराए, लेकिन मैच में पहले हाफ में कुछ भी सही नहीं जा रहा था फॉर लेस्टर, लेकिन एंड में जाते हुए जो कहते हैं कि अगर अंत भला तो सब भला, तो वैसा ही कुछ हुआ लेस्टर के साथ और 3 पॉइंट्स लेस्टर लेके चले गए। तो ये मैच को लेके आप लोग का क्या मानना है? आप लोग का क्या राय है? ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और उसी के साथ एवर्टन वर्सेस इप्सविच, तो ये मैच को लेके मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इट विल बी एन ईज़ी विक्ट्री फॉर एवर्टन, और वही चीज़ हम लोगों को देखने को मिला। और अभी एवर्टन जीतना शुरू कर दिया है। हाँ, फिक्सचर्स थोड़ा बहुत हल्के हैं, लेकिन उन लोगों से जो मैचेस एक्सपेक्टेड हैं कि ये मैच में वो लोग अच्छा खेलेंगे, वो वाले मैच में उन लोगों को अच्छा खेल के 3 पॉइंट निकालना है। नहीं तो रेलीगेशन ज़ोन में अगर आप रेलीगेशन ज़ोन के आस-पास ही घूमते रहोगे, तो सीज़न खत्म होने तक बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा लाइक लास्ट सीज़न। तो इसीलिए ये विक्ट्री एवर्टन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और उसी के साथ इस मैच को लेके आप लोगों का क्या राय है? आप लोगों का क्या ओपिनियन है? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और इसके बाद चलिए बात करते हैं कल का जो बिगेस्ट शॉकिंग रिजल्ट था, वो है बॉर्नमाउथ वर्सेस आर्सेनल वाला मैच। तो देखिए, मैं मेरे प्रेडिक्शन वाले वीडियो में एंड आई एम श्योर बहुत सारे क्रिएटर्स अपने वीडियो में यही चीज़ कहा होगा कि ये मैच तो एक वन साइडेड मैच हो सकता है फॉर आर्सेनल, क्योंकि आर्सेनल का जो सीज़न का जो शुरुआत है, वो आप कह सकते हो कि अगर आप फिक्सचर वाइज़ कंपेयर करो मैनचेस्टर सिटी के साथ, तो आर्सेनल हैड अ डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्सचर्स। उसके बाद आर्सेनल का अभी करंट जितने भी सारे फिक्सचर्स हैं, वो थोड़ा हल्के-फुल्के हैं, और आर्सेनल जैसे टीम से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पास वो क्वालिटी है एंड वो एक्सपीरियंस है, और उसके पास वो कंसिस्टेंसी भी है कि वो लोग ये मैच जीत सकते हैं। अगर मैच में गोल स्कोर नहीं भी कर सकते ड्यू टू लैक ऑफ क्रिएटिविटी, क्योंकि कल साका नहीं था, ओडेगार्ड तो नहीं है, तो इसीलिए आर्सेनल का जो डिफेंस है वो तो अच्छा है ना। तो आई मस्ट से कि हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर आर्सेनल गोल स्कोर नहीं भी कर पा रहे हैं तो फिर भी दे कैन कीप अ क्लीन शीट, लेकिन ये मैच में ऐसा नहीं हुआ, और उसमें ऑब्वियसली वो रेड कार्ड का तो एक फैक्टर है जो विलियम सलीबा ने कंसीड किया। तो देखिए, इट वाज अ स्टूपिड चैलेंज, और वहां पे मेरे ख्याल से सलीबा को वो सिचुएशन फेस ही नहीं करना होता अगर लियोनार्ड ट्रोसार्ड मतलब थोड़ा बहुत मैच्योरिटी दिखाते, जो कि एक्सपेक्टेड है फ्रॉम अ प्लेयर लाइक लियोनार्ड ट्रोसार्ड। उसने उस वक्त वो जो बॉल खेला, वो खेलने की कोई जरूरत ही नहीं था। तो वो खेलने के बाद एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया जहां पे एक 1v1 सिचुएशन हो सकता है गोलकीपर के साथ, तो वही चीज को प्रिवेंट करने के लिए एक स्टूपिड सा चैलेंज कर दिया विलियम सलीबा ने, जो कि विलियम सलीबा जैसे एक प्लेयर से एक्सपेक्टेड नहीं है, और उसको उस चीज में तो रेड कार्ड मिलेगा ही, क्योंकि वो लास्ट मैन टैकल है, तो इसीलिए उसको लेके तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मेरे ख्याल से इट वाज अ करेक्ट डिसीजन। और उसी के साथ मैच में इतना अर्ली अगर आप रेड कार्ड कंसीड कर लेते हो, और जो कि थर्ड रेड कार्ड है फॉर आर्सेनल इन दिस इंग्लिश प्रीमियर लीग अलोन, इस सीजन में उन लोगों का तीसरा रेड कार्ड है ये, तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो ये चीज में मिकेल आर्टेटा को काम करना होगा, और प्लेयर को थोड़ा बहुत सेंसिबली खेलना होगा, चीजें सेंसिबली हैंडल करना होगा, क्योंकि ऐसे मैचेस में जहां से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आर्सेनल को 3 पॉइंट मिलेगा, वहां पे अगर आर्सेनल लैग करता है, तो आर्सेनल को जो टफर फिक्सचर्स हैं लाइक फिक्सचर्स अगेंस्ट लिवरपूल, अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, ऐसे फिक्सचर्स में आर्सेनल को 3 पॉइंट लाना होगा, नहीं तो ये साल में भी आर्सेनल चैंपियन नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए ये मैच का जो इम्पैक्ट है वो अगले गेम वीक में लिवरपूल वाले मैच के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि विलियम सलीबा विल बी सस्पेंडेड फॉर दैट मैच। भले ही वो लिवरपूल के साथ आपका एमिरेट्स स्टेडियम में मैच हो, होम मैच हो, लेकिन सभी को मालूम है कि इट विल नॉट बी एन इजी मैच टू प्ले। इसीलिए मेरे ख्याल से और थोड़ा मैच्योरिटी दिखाना चाहिए था आर्सेनल को ये मैच में, लेकिन वो रेड कार्ड कंसीड करने के बाद तो ऑब्वियसली 10 मैन अगर आप खेलते हो तो 10 मैन, लेकिन फिर भी मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में आर्सेनल बहुत ही बढ़िया खेला था, लेकिन ये मैच में वो चीज नहीं देखने को मिला। एक बहुत ही फ्लैट सा परफॉर्मेंस देखने को मिला फ्रॉम आर्सेनल, मतलब वो लोग चांस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, एक दो हाफ चांस भी मिला था मार्टिनेली, गैब्रियल जेसुस को, लेकिन वो दो हाफ चांसेस कभी कभार कन्वर्ट होता है, कभी कभार कन्वर्ट नहीं होता, स्पेशली जब आपका दिन खराब जा रहा हो, तो उस दिन में तो एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम हो जाता है कि ऐसे हाफ चांसेस कन्वर्ट होगा। तो ये मैच से आर्सेनल से मतलब ज्यादा कुछ देखने का नहीं मिला हम लोगों को, एक बहुत ही फ्लैट एंड आई मस्ट से एक खराब परफॉर्मेंस बहुत दिन के बाद देखने को मिला फ्रॉम आर्सेनल, एंड उसी के साथ आई मस्ट से इट इज अ शॉकर, और आर्सेनल फैंस दे विल बी डिसअपॉइंटेड आफ्टर दिस लॉस, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी आज उनका मैच जीत चुके हैं और लिवरपूल भी उनका मैच जीत चुके हैं, तो पॉइंट गैप
अभी बन गया है और एक बार अगर पॉइंट गैप ज़्यादा हो जाता है तो रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग में कॉम्पिटिटिवनेस इतना ज़्यादा है कि बॉर्नमouth जैसे टीम भी आपको हरा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मैच को लेके आर्सेनल को उतना सोचने की जगह नहीं है, एक माइनर सा सेटबैक है। अभी इसको लेके अगर ज़्यादा सोचेंगे तो अगले गेम वीक में लिवरपूल के साथ जो मैच है वो खराब हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आर्सेनल को ये मैच को बहुत जल्दी भुलाना होगा और दे नीड टू मूव ऑन क्विक एंड दे नीड टू फोकस ऑन नेक्स्ट गेम वीक। तो ये मैच को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी एंड वुल्व्स ये वाला मैच को लेके। जैसे आर्सेनल वाला मैच में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड इजी विक्ट्री फॉर आर्सेनल, सिमिलरली ये वाले मैच में भी सब लोग ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैनचेस्टर सिटी विल बीट वुल्व्स एंड एक वन साइडेड सा गेम शायद हम लोग को देखने को मिले। लेकिन आई मस्ट से वुल्व्स से ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वुल्व्स एक अर्ली लीड ले लेंगे मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में और उसी के बाद वो लीड वो लोग बहुत टाइम तक मेंटेन कर भी रहे थे, लेकिन फर्स्ट हाफ के खत्म होने से पहले ही मैनचेस्टर सिटी एक इक्वलाइजर गोल मार दिया। 33rd मिनट को जोस्को गार्डियोल फिर से एक बैंगर सा गोल मार दिया और उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी मैच में वापसी कर चुके थे। तो हम लोग को लग रहा था कि हाफ टाइम में जब 1-1 है तो सेकंड हाफ में ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी विल विन द गेम। इवेंचुअली दे वोन द गेम, लेकिन बहुत ही फाइट दिया वुल्व्स ने और उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी भी बहुत सारा चांसेस गवा रहे थे, वेस्ट कर रहे थे, दे वर स्लॉपी एट टाइम्स और उसी के साथ कैन यू इमेजिन मैनचेस्टर सिटी के पास जैसा क्वालिटी है, दे आर द चैंपियंस राइट? तो उनको 18 कॉर्नर्स मिला है ये मैच में और वो एक गोल वो लोग स्कोर किए एकदम ही लास्ट में स्टॉपेज टाइम में जाके 95th मिनट तक। मतलब मैनचेस्टर सिटी के जितने भी सारे डिफेंडर्स हैं दे कैन नॉट कीप अ क्लीन शीट एंड दे कैन नॉट स्टॉप स्कोरिंग। जोस्को गार्डियोल गोल मार रहा है, जॉन स्टोन्स गोल मार रहा है। आर्सेनल के साथ होम मैच में भी स्टॉपेज टाइम में स्टोन्स ने ही इक्वलाइजर किया था और ये मैच में भी विनर उसी ने मारा है फ्रॉम अ कॉर्नर। वो आपका 18th कॉर्नर है मैनचेस्टर सिटी का। तो यही चीज दिखाता है कि मैनचेस्टर सिटी सेकंड हाफ में जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग मैनचेस्टर सिटी से, वो चीज बिल्कुल ही नहीं मिला फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी का भी दिन खराब हो सकता था, लेकिन आई मस्ट से कि वो लोग डिजर्व करते हैं 3 पॉइंट कि वो लोग बहुत ज्यादा चांस क्रिएट कर रहे थे, लेकिन एंड में जाके वो चांस स्लॉपीनेस थोड़ा बहुत था और वो लोग कुछ भी करके चांस गवा रहे थे और उल्व्स भी कोशिश कर रहा था मैनचेस्टर सिटी को रोकने का, लेकिन सभी को मालूम है कि मैनचेस्टर सिटी के पास जो क्वालिटी है उसको रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। सीजन में जो चीज देखने को मिला था फ्रॉम वुल्व्स कि वो लोग मैनचेस्टर सिटी को हराए थे, इस सीजन में वो चीज देखने को नहीं मिला और मैनचेस्टर सिटी एट द एंड गॉट 3 पॉइंट्स। उसी के साथ आई मस्ट से कि एक रिजल्ट ग्राइंड करके उन लोगों को 3 पॉइंट मिल गया। उसी के साथ एक थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ है कि जो सेकंड गोल जो विनर जॉन स्टोन्स ने मारा था उसमें मतलब ट्विटर में लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, ट्विटर में लोग बवाल भी करते हैं एक दूसरे के साथ ये बोल के कि ये ऑफसाइड था, ये ऑफसाइड होना चाहिए क्योंकि हॉयलैंड को भी ऑफसाइड दिया गया था लास्ट ईयर में बर्नली के साथ, वहां पे एक काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन था। लेकिन एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आल्सो आई मस्ट से कि हॉयलैंड वाला जो गोल हुआ था उसको गोल देना चाहिए था और ये वाला जो गोल है इसको गोल दिया गया है। तो एक अगर डिसीजन गलत है तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में आप गलत ही डिसीजन लो अगर ऐसा सिमिलर सिचुएशन अराइज होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इट वाज अ क्लियर गोल एंड इट इज नॉट एन ऑफसाइड क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा भले ही ऑफसाइड पोजीशन में था लेकिन उसने गेम में इंटरफेयर नहीं किया और उसने गोलकीपर को ब्लॉक भी नहीं कर रहा था। तो ये क्लियर कट गोल था मेरे लिए, यहाँ पे कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। लोग खामखा एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, इसको लेके झगड़ने की कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से एक डिसीजन अगर गलत पास्ट में हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन में आपको फिर से गलत डिसीजन ही देना होगा क्योंकि लास्ट वाले डिसीजन आप गलत दिए थे। तो ऐसा नहीं हो सकता है, आपको सही डिसीजन ही देना होगा और उसमें कंसिस्टेंसी लाना होगा, यही मेरा पॉइंट है। तो मेरे ख्याल से इसको लेके ज्यादा बातें करने की कोई जगह ही नहीं है। तो आपका क्या मानना है, आपका क्या ओपिनियन है इस मैच को लेके, उस डिसीजन को लेके, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जो मेन इवेंट था इस गेम वीक का उसको लेके और वो है लिवरपूल वर्सेस चेल्सी। तो ये मैच में भी थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी तो है कि ये मैच में पहले हाफ में आई मस्ट से चेल्सी वर द बेटर टीम और सेकंड हाफ की अगर बात करें तो ऑब्वियसली लिवरपूल वर द बेटर टीम। लेकिन
ओवरऑल अगर बात करें तो चेल्सी मैच में ठीक-ठाक ही खेला, जैसे मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में भी चेल्सी खेल रहे थे। तो चेल्सी का ये मैच ये सीज़न में मेरे ख्याल से एक टफ फिक्सचर था और वो अगर चेल्सी हारता है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत का कोई बात नहीं है। अभी भी बहुत सारे गेम बाकी है और चेल्सी अभी तक सिर्फ 2 ही गेम हारे हैं और वो भी मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल के साथ। तो मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल को हराना उतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी चेल्सी ये 2 मैच को छोड़ के बाकी सारे मैच में ठीक-ठाक ही खेला है। तो मेरे ख्याल से इस मैच को लेके उतना सोचने की कोई जगह नहीं है और चेल्सी से थोड़ा बहुत क्वालिटी वाइज़ लिवरपूल तो बेहतर है ही और उसी के साथ लिवरपूल के पास वो एक्सपीरियंस है, उनके प्लेयर्स को मालूम है कैसे मैच से एक छोटा-सा मोमेंट से भी आप क्लच मोमेंट प्रोड्यूस कर सकते हो और स्पेशली जब ये मैच एनफील्ड में है। तो इसीलिए लिवरपूल के पास थोड़ा एडवांटेज था और उसी के साथ एक पेनल्टी भी मिला लिवरपूल को एंड आई मस्ट से इट वाज़ अ सॉफ्ट पेनल्टी क्योंकि उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था लिवरपूल के बॉक्स में जहां पे जेडन सैंचो के ऊपर एक फाउल हो सकता था, वहां पे भी एक पेनल्टी मिल सकता था चेल्सी को। तो मेरे ख्याल से अगर ये वाला पेनल्टी आप दे रहे हो तो वो वाला पेनल्टी भी आपको देना चाहिए था। तो जेडन सैंचो वाला पेनल्टी अगर आप नहीं देते हो तो आई कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद लिवरपूल को भी ये पेनल्टी फिर नहीं देना चाहिए था बाय दैट सेम लॉजिक। लेकिन क्या करें, हम लोगों को मालूम ही नहीं आजकल कौन सा पेनल्टी है, कौन सा पेनल्टी नहीं है, तो इसीलिए कुछ कह नहीं सकते। तो लिवरपूल को पहले ही पेनल्टी मिल गया था और उसके बाद अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले लिवरपूल एक गोल स्कोर कर दिया था और पहले हाफ में चेल्सी वर द बेटर टीम, लेकिन फिर भी स्कोर लाइन था लिवरपूल 1 चेल्सी नील। उसके बाद सेकंड हाफ में जब मैच चालू हुआ तो चेल्सी कोशिश कर रहे थे पहले हाफ की तरह एंड आई मस्ट से काइसेडो हैड अ गुड गेम, उसके साथ मालो गुस्तो को भी अच्छा लग रहा था। फर्स्ट हाफ में रीस जेम्स वाज गुड और उसी के साथ निकोलस जैक्सन गुड। निकोलस जैक्सन बहुत बारी ऐसा हुआ कि बॉल लेके खुद ही ड्राइव करता हुआ आगे चला गया एंड ही वाज गेटिंग बिहाइंड ऑफ लिवरपूल डिफेंस लाइन और उसी के साथ जेडन सैंचो पहले हाफ में मतलब उतना अच्छा नहीं था, ठीक-ठाक सा गेम था, उतना खास नहीं कुछ। उसके बाद सेकंड हाफ में जब पेड्रो नेटो आया तो उसने अच्छा खेला और उसी के साथ मादुएके भी अच्छा खेल रहा था, तो इसीलिए आई मस्ट से कि चेल्सी ओवरऑल ठीक-ठाक ही खेल रहे थे। हाँ, कोल पाल्मर का गेम उतना ठीक-ठाक नहीं था। अगर कोल पाल्मर जैसा खेलता है, वैसा खेलता ये मैच में तो शायद चेल्सी को दूसरा वाला गोल मिल जाता। लेकिन कोल पाल्मर मतलब हियर एंड देयर उसको मौका मिला था। पहले हाफ में भी उसको एक मौका मिला था लेकिन उसने फिनिश नहीं कर पाया और जब भी उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे लिवरपूल के प्लेयर 2-3 प्लेयर एक साथ प्रेस कर रहे थे तो उस वक़्त वो अपना जो आपा है वो खो दे रहा था और उसी के साथ बॉल लूज़ कर रहा था। तो इसीलिए आई मस्ट से कि कोल पाल्मर का गेम उतना अच्छा नहीं था ये मैच में। लेकिन ओवरऑल अगर बात करूँ तो चेल्सी पुट अप अ वेरी गुड फाइट अगेंस्ट अ टीम लाइक लिवरपूल और उसी के साथ लिवरपूल अभी तक ये मैच से पहले 2 ही गोल कंसीड किए थे इस सीजन में, लेकिन चेल्सी के साथ वो लोग एक गोल कंसीड किया और निकोलस जैक्सन ने ही वो गोल मारा एंड इट वाज अ वेरी वेरी गुड गोल। तो इसीलिए मेरे ख्याल से चेल्सी को ज्यादा निराश होने की कोई जरूरत नहीं है और दूसरी तरफ लिवरपूल को भी क्रेडिट देना होगा, स्पेशली अगर कोई मैन ऑफ द मैच है तो मेरे लिए तो कर्टिस जोन्स ही है कि उसने वो गोल मारा और पहले हाफ में भी अगर आप लोगों को याद है तो पहले हाफ में लिवरपूल को और एक पेनल्टी दिया गया था जो कि वीएआर ने रिवर्ट कर दिया बाद में कि वो पेनल्टी नहीं है, लेकिन वहां पे सैंचेस आगे आके सेव करने की कोशिश कर रहा था और वहां पे एक स्टंबल अप हो गया था कर्टिस जोन के साथ। तो मेरे ख्याल से सेकंड हाफ ने जब जोन्स ने गोल मारा उस वक्त सैंचेस के पास मौका था आगे जाके थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने का। तो मेरे ख्याल से उसके दिमाग में वही चल रहा था कि आगे अगर मैं फिर से जाता हूं और एक कोलिशन हो जाता है तो हो सकता है कि हम लोग फिर से एक पेनल्टी कंसीड कर ले। तो मेरे ख्याल से इसी चक्कर में सैंचेस आगे नहीं गया और वहां पे वो लोग एक गोल कंसीड कर लिए। लेकिन वहां पे आपको कर्टिस जोन्स को क्रेडिट देना होगा कि उसका जो टचेस था वो 2 टचेस बहुत ही ब्यूटीफुल था और बहुत ही ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड गोल था। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर बात करें तो लिवरपूल समहाउ डिजर्व दिस विक्ट्री क्योंकि सेकंड हाफ में लिवरपूल वर द बेटर टीम। चेल्सी कभी-कभार मतलब लग रहा था कि चेल्सी ओपोनेंट के बॉक्स तक तो जा रहे हैं लेकिन उसके बाद जो फाइनल बॉल है या फिर जो शॉट ऑन टारगेट है वो लोग नहीं ले पा रहे थे। इसीलिए अगर मैच में आप देखो ओवरऑल तो चेल्सी ओपोनेंट बॉक्स में चेल्सी का जो टचेस है वो बहुत ज्यादा है लेकिन जो शॉट ऑन टारगेट है बहुत ही कम है एंड एक्सजी भी कम है उनका। तो इसीलिए मेरे ख्याल से चेल्सी एट द एंड वो गोल नहीं मिला उनको। फिर भी गेम खत्म होने से पहले मतलब स्टॉपेज टाइम में उनको एक मौका मिला था और उससे पहले भी उनको एक हेडर मिला था। मतलब एक जो बॉल पेड्रो नेटो ने अंदर डाला था जहां पे इनकुंकू रीच नहीं कर पाया और उससे पहले एक सेट पीस से उनको एक हेडर मिला था। तो ये 2 अच्छे चांसेस क्रिएट किए थे सेकंड हाफ के बिल्कुल ही एंड में चेल्सी। तो वहां से अगर एक गोल हो जाता तो देन ये मैच
आसानी से ड्रॉ हो सकता था, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ एंड इट इज़ व्हाट इट इज़ फॉर चेल्सी। तो मेरे ख्याल से इस मैच को लेके उतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले गेम वीक में चेल्सी को फोकस करना है, क्योंकि अभी एक डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्सचर्स शुरू हो रहा है चेल्सी का, और न्यूकासल के साथ ही उन लोगों का अगला मैच है। तो न्यूकासल का भी अभी फॉर्म उतना ठीक नहीं चल रहा है। तो आई मस्ट से कि चेल्सी को उस मैच से 3 पॉइंट लाना चाहिए। और उसी के साथ लिवरपूल, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट। लिवरपूल को एक बहुत ही बढ़िया स्टार्ट मिला है इस सीजन में अंडर अ न्यू मैनेजर। तो लिवरपूल ये मैच जीतने के बाद फिर से वो लोग टॉप ऑफ द टेबल में चले गए, क्योंकि ये मैच शुरू होने से पहले मैनचेस्टर सिटी वाला मैच खत्म हो गया था। तो फॉर द टाइम बिंग मैनचेस्टर सिटी नंबर 1 में था, लेकिन लिवरपूल ये मैच जीतने के बाद फिर से नंबर 1 में चले गए। तो अभी तक मैनचेस्टर सिटी एक ही टीम बचा है जो अभी तक अनबीटन है, और उसी के साथ लिवरपूल मेंटेन कर रहे हैं टॉप ऑफ द टेबल। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों तक लिवरपूल टॉप ऑफ द टेबल मेंटेन कर सकते हैं। अगले वाले गेम वीक में ही लिवरपूल का मैच है, अवे मैच है आर्सेनल के साथ। तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग मैच, क्योंकि विलियम सलीबा भी नहीं होगा। तो ये गेम वीक में और ये एक मैच बचा है, जो कि नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस क्रिस्टल पैलेस है, जो कल रात को होगा। तो वो वाले मैच से पहले ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसीलिए वो वाले मैच को लेके तो अभी बात नहीं कर सकता। तो जितने भी सारे मैचेस हुआ है इस गेम वीक में, सारे मैचेस को लेके मैं मोरल लिस्ट बात किया, और उसके साथ जितने सारे पॉइंट्स मैंने कवर किया, इसमें आपका क्या मानना है, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या राय है, ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये वाले गेम वीक में बाद टेबल में जो थोड़ा बहुत चेंजेस हम लोग को देखने को मिला, उसको लेके भी आपका क्या ओपिनियन है, ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो दैट बीइंग सेड, इसी के साथ चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।